नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र कुमार आपके अपने एडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोक्स कंपाउंड के दो एलिमेंट्स देखे थे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम उसी के आगे जो है जो दो बोक्स कंपाउंड और बचे हुए हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए ध्यान से देखते हैं कि क्या है हमारे अगले कंटेंट में। तो जो हमारा अगला बोक्स कंपाउंड है, जहां पे यहाँ पे नंबरिंग हमने 1 की थी, मैंने आपसे बताया था कि जो बोक्स कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो बोक्स कंपाउंड हाइड्रेशन के बेसिस पे पहले प्रेफरेंस दिया था, उसको बताया था, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से ये पहले मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि क्या ये कह रहा। ये बोक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी इसका जो एब्रीवेशन होता है वो एब्रीवेशन हमने बताया था, एब्रीवेशन होगा C3S, या आप कह सकते हो 3CaOSiO2। यानी यहाँ पे 3 मोल लाइम के और एक मोल जो है सिलिका डाइऑक्साइड का है। ठीक है, ओके। चलिए, जिसका परसेंटेज है 45 to 65%, जो परसेंटेज ह्यूज है और ज्यादा होना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लाइम भी ज्यादा मात्रा में डाला था और एल्यूमिना भी लाइम भी ज्यादा मात्रा में डाला था और सिलिका भी ज्यादा मात्रा में डाला था, इसलिए जो है ये C3S का परसेंटेज भी यूज है, जो है 45 to 65%। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। फॉर्म्ड विद इन 1 or 2 week आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन द सीमेंट, हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। देखिए ये क्या हो रहा था कि ये कह रहा है कि जब ये बोक्स कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये ऐसे कह सकते हैं कि ये बोक्स कंपाउंड पानी के साथ 1 से 2 हफ्ते के बीच में रिएक्शन कर लेता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो स्ट्रेंथ डेवलप कराता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जल्दी रिएक्शन कर रहा है, विद इन अ वीक और 2, तो ये स्ट्रेंथ डेवलप करा रहा है, इसलिए किसके लिए जिम्मेदार है? अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। एक बात आपको ये भी पता मैंने बताई थी, जब हम सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि लाइम और सिलिका क्या है, स्ट्रेंथ डेवलप कराएंगे। तो यहां पर देखिए, तो आपका जो बोक्स कंपाउंड तैयार हुआ है, ये बोक्स कंपाउंड बना है लाइम और सिलिका से। तो जब लाइम और सिलिका वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने कहा था कि लाइम और सिलिका किसके लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए क्या कर रहा है कि ये जो बोक्स कंपाउंड है ये डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब इसलिए है क्योंकि ये जो विद इन 1 या 2 वीक में जो है इसका हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए किसके लिए डेवलपमेंट जरूरी है? अर्ली स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और अगला पॉइंट कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंगस्ट ऑल बोक्स कंपाउंड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जितने भी बोक्स कंपाउंड हैं उन सारे बोक्स कंपाउंड में इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। यानी आपने अभी तक जितने बोक्स कंपाउंड पढ़े हैं, C3A पढ़ा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C4AF पढ़ा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, और तीसरा ये बोक्स कंपाउंड आपको दिख रहा है C3S। और एक बोक्स कंपाउंड आपको और बताया था, हमने अभी डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, लेकिन हमने बताया था कि एक बोक्स कंपाउंड होता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। इन चारों बोक्स कंपाउंड में जो सबसे बेहतरीन यानी सबसे अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी वो है आपका C3S। और मैंने बताया था कि वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए आपको बताया था मैंने C4AF। C4AF जो है वर्स्ट सीमेंटिंग यानी उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, और सबसे अधिक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो होती है आपकी C3S की। ओके, अब ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्यों है इसके अंदर? जैसा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में डिस्कस किया था कि आपने लाइम जो लिया था वो लाइम लिया था 62 से 67%,
और सिलिका जो आपने लिया था वो 17 to 25% आपने लिया था। तो जब लाइम और सिलिका की मात्रा ज्यादा है और ये लाइम और सिलिका से बन भी रहा है, और लाइम और सिलिका क्या डेवलप कराते थे, स्ट्रेंथ डेवलप कराते थे, इसलिए क्या है कि उनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज अगर आप मिला के देखेंगे तो लगभग 90% के करीब वो जो है पार्टिसिपेशन है उसका। तो यानी कहने का मतलब है कि वो अगर वो ज्यादा है, लाइम और सिलिका ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, ज्यादा डेवलप कराएगा, यानी इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, सारे बोक्स कंपाउंड में सबसे बेहतर होगी। ओके, ठीक है। ये फिर अगला पॉइंट कह रहा है एनेबल क्लिंकर्स इजी टू ग्राइंड, मतलब ये इसकी ग्राइंडिंग आसानी से हो जाती है। जब इसकी ग्राइंडिंग आसानी से हो जाती है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसकी जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे वेरी स्मॉल, यानी जो C3S के पार्टिकल होंगे वो सारे बोक्स कंपाउंड में सबसे स्मॉल होंगे, यानी इनके पार्टिकल साइज जो होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, ये छोटी होगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब हम कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड को मिला रहे हैं तो उनके जो लाइम और सिलिका हैं वो आपस में ग्राइंड होके फ्यूज होकर एक बोक्स कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है C3S। C3S के पास जो है अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कराने की क्षमता है, और ये सारे बोक्स कंपाउंड में सबसे बेहतरीन सीमेंटस कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कंट्रीब्यूट्स बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्ट्रेंथ। ठीक है, हम देखते हैं कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं या डिजाइनिंग के पर्पज से ध्यान देते हैं तो हम 7 डेज और 28 डेज के स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं और उसके बिहाफ पे एनालिसिस की जाती है या डिजाइनिंग की जाती है। तो ये कह रहा है कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए और फाइनल स्ट्रेंथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो C3S होता है, क्योंकि C3S का जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो विद इन अ वीक या 2 में हो जाती है, या स्ट्रेंथ डेवलप कराना शुरू कर देता है, हाइड्रेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, तो यानी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है और जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो 28 डेज और 7 डेज ये आती है। आपने देखा होगा फाइनल स्ट्रेंथ, यानी फाइनल स्ट्रेंथ इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जब भी आप कंक्रीट की टेस्टिंग करते हो तो कंक्रीट की टेस्टिंग करने के लिए आप जो है 28 डेज का स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है ये फाइनल स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है, फिर कह रहा है कि इट आल्सो इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। ओके, अब ये फ्रॉस्ट एक्शन क्या है इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब ये है, सॉरी, फ्रॉस्ट एक्शन मींस फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब है अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग का मतलब मेल्टिंग, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है, ओके, तो फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये अल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग अगर किसी मटेरियल के अंदर हो रही है तो वो उसको हम कहेंगे क्या, फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, तो ये फ्रॉस्ट एक्शन के होने का भी क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ओके, तो फ्रॉस्ट एक्शन का विरोध कैसे करेगा उसको थोड़ा समझते हैं हम। चलिए हम बात करते हैं कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल को लेके ही समझते हैं। ठीक है, तो यहां से बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, सपोज दैट ये आपका ग्राउंड लेवल है। ओके, ये आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल में मान लेते हैं ये वाटर है। ठीक है, ओके, ये वाटर है, पानी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जब क्या होगा कि जब यहां पर टेम्परेचर डाउन होगा, लो होगा, ठीक है, तो ये जो पानी है ये पानी क्या करेगा, फ्रीज करेगा। जब ये पानी फ्रीज करेगा तो पानी फ्रीज करने से क्या होगा कि आपको पता है कि जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम लगभग कितना बढ़ता है, वॉल्यूम जो है अप्रॉक्सीमेट 9% तक वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, कहां तक डाउन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट तक डाउन हुआ, तो टेम्परेचर जैसे ही इसका डाउन हुआ तो ये सॉइल के अंदर जो वाटर था ये वाटर क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा।
और जब ये वाटर फ्रीज कर जाएगा तो फ्रीजिंग से इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो है हीविंग दिखाई देने लगेगी, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हीविंग आ जाएगी इसके ऊपर, ये सॉइल क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज दैट टेम्परेचर फिर डाउन हुआ, टेम्परेचर सपोज दैट फिर डाउन हुआ, अब टेम्परेचर फिर बढ़ा, टेम्परेचर क्या हुआ, फिर इंक्रीज किया, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा, ये जो आइस में कन्वर्जन हुआ था, ये आइस में जो कन्वर्ट हुआ था आपका वाटर, ये फिर से क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और किसमें पानी में बदल जाएगा, और जो वॉल्यूम बढ़ी थी वो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी, तो ये फिर से क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्राइंग, यानी टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वाटर फ्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस बार बार होता रहता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है। अब इस फ्रॉस्ट एक्शन का नुकसान क्या है, उस चीज को हम समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि ये जो C3S है ये फ्रॉस्ट एक्शन को कैसे रोकता है, फ्रॉस्ट एक्शन का कैसे विरोध करता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने जब बात की थी कि हमने कहा था कि जो वाटर है अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये वाटर क्या कर गया, सपोज दैट इतना पोर्शन वाटर का आपका फ्रीज कर गया, ठीक है, इतना पोर्शन वाटर का फ्रीज कर गया। जब ये पोर्शन वाटर का फ्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ के जो वाटर हैं इसके नीचे वाले, ये क्या करेंगे, पानी क्या करेंगे, ट्रेवल करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पानी किधर से किधर ट्रेवल करता है, हाई टू लो प्रेशर। तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ के लिए ट्रेवल करेगा, और जैसे ये कांटेक्ट में आएगा ये वाटर ट्रेवल करके ये भी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन फिर फ्रीज हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, फिर ये वाटर ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगा, तो ऐसे करके ये क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब ये वाटर फ्रीज कर जाएगा, फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाटर क्या करेगा, फिर से मेल्ट करेगा, ठीक है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि सपोज दैट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होगा, तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा कि सपोज दैट ये आपका स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंड है, स्ट्रक्चर हर जगह से क्या है, फिक्स्ड है, रुका हुआ है, कॉन्स्ट्रेंड है। तो जब भी यहां पर क्या होगा कि जब सीमेंट के अंदर पानी जो होगा वो पानी जब भी क्या करेगा, फ्रीज करेगा, तो पानी जब फ्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जब ये वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो ये एक्सपेंशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब भी ये एक्सपेंशन का विरोध करेगा तो इसमें क्या जनरेट होगा, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या जनरेट करा देगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, वो करेगा, वो इसका विरोध करेगा कि ये एक्सपैंड ना हो। तो जब ये विरोध करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगा, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, और जब ये स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और ये जब क्रैक्स डेवलप होंगे, ये फाइनली जब अगर अलाउबल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो अब बात समझना कि ये फ्रॉस्ट एक्शन नुकसानदायक कैसे है, ठीक है। ये नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेस जनरेट करा रहा है अपने वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण, जैसे ही स्ट्रेस जनरेट होगा, ये परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा होगा तो ये क्रैक्स जनरेट कराएगा, और जब ये क्रैक्स जनरेट करा देगा तो आपका स्ट्रेस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे पर्टिकुलर सेक्शन पर। अब इस सेक्शन पर स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए तो यहां से क्रैक्स डेवलप या फाइनली डिसइंटीग्रेट कर सकता है स्ट्रक्चर आपका, ओके। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जब भी वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, या वॉल्यूम जब भी ज्यादा बढ़ रहा हो, या वॉल्यूम जब भी घट रहा हो, ये क्रैक्स डेवलप कराने की टेंडेंसी रखता है, क्रैक्स डेवलप कराने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जब क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो स्ट्रक्चर के डिसइंटीग्रेट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। अब इनको रोका कैसे जाए, कैसे C3S जो है इस पर्टिकुलर फ्रॉस्ट एक्शन को रोक रहा है, उसको समझते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि फ्रीज होने के लिए आपके पास वाटर का होना जरूरी है, यानी जमेगा क्या चीज, वाटर जमेगा। वाटर जब जमेगा तो वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है, वाटर का उसमें होना जरूरी है। और वाटर प्रेजेंट कहां होता है, वाटर प्रेजेंट होता है वायर्स में, ओके। कहने का मतलब है कि अगर वायर्स सीमेंट में ज्यादा हैं, या सीमेंट के अंदर वायर्स है,
तो उसके अंदर पानी कलेक्ट होगा या पानी रहेगा, और वही पानी क्या करेगा, फ्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहली प्रॉपर्टी है फ्रॉस्ट एक्शन के होने के लिए वो है पोरोसिटी, पोरस होना चाहिए आपका मटेरियल। अगर ये पोरस है, सॉरी, अगर आपका जो है मटेरियल पोरस है, पोरोसिटी उसके पास है, पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी है उसके अंदर, तो यानी उसके अंदर पानी भी रहेगा। अगर पानी होगा तो वो पानी फ्रीज करेगा और वही पानी मेल्ट करेगा। यानी एक प्रॉपर्टी तो ये होगी फ्रॉस्ट एक्शन होने के लिए कि उसके अंदर पोरोसिटी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये वाटर क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। ये वाटर क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था मटेरियल के थ्रू। यानी मटेरियल के अंदर पानी को चलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, मटेरियल के अंदर पानी को चलने के लिए परमिबिलिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, परमिबिलिटी चाहिए होती है। ओके, परमिबिलिटी चाहिए होती है। तो अब देखिए पोरोसिटी और परमिबिलिटी, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर रुक जाए, अगर अगर सपोज उसके अंदर पोरोसिटी निकाल दी जाए या परमिबिलिटी ही निकाल दी जाए, तो ये फ्रॉस्ट एक्शन होना बंद हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये कैसे रोकता है C3S। तो मैंने आपको बताया कि जो C3S के पार्टिकल्स होते हैं या C3S के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो परमिबिलिटी, अगर पार्टिकल साइज लेस है तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, परमिबिलिटी को हम कैसे दिखा रहे हैं, तो परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब परमिबिलिटी कम हो गई तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने उससे छीन ली। परमिबिलिटी जब आपने उससे छीन ली तो ये फ्रॉस्ट एक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो C3S का रेजिस्टेंस है फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, ये रही हमारी मैकेनिज्म कि कैसे C3S जो है फ्रॉस्ट एक्शन के प्रति रेजिस्टेंस देता है या फ्रॉस्ट एक्शन को रोकता है। ओके, अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो C3S है, ठीक है, ये C3S है, ये C3S कैसे जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, इस बात को भी समझते हैं। ठीक है, C3S, C3S जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CSH जेल, CSH जेल बनाता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके ओके, ये जो CSH जेल है, यही CSH जेल जिम्मेदार होता है किसके लिए, स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए। यानी यही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है। ये जो CSH जेल है, जब वाटर के साथ हाइड्रेशन लेगा, C3S जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, CSH जेल। ठीक है, तो CSH जेल के पास जो है क्या होती है, CSH जेल के पास होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ओके, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। इस CSH जेल को जो है CSH जेल, इस CSH जेल को बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल, हाइड्रेटेड जेल। इसे ही बोला जाता है कॉम्बो हाइड्राइट जेल, और इसी को बोला जाता है टॉम्बर मोराइट जेल। ठीक है, ओके, इस CSH जेल को हम क्या बोलते हैं,
थॉम्बोहाइड्राइड जेल बोलते हैं, टॉम्बरमोराइड जेल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सिलिकम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल। तो यानी जब C3S जो है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है विदिन वीक या 2, तो ये क्या करता है, ये CSH जेल बनाता है। यही CSH जेल क्या करता है, सीमेंट के अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी या बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक कंपाउंड और बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम के कारण जो है उसके अंदर क्या आ रही है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ रही है। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, जो OH है, ये OH क्या करेगा, सीमेंट के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी डालेगा, यानी बेस बनाएगा। तो जैसे ही सीमेंट का बेसिक बनाया, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सीमेंट के pH वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये सीमेंट का जो pH वैल्यू बढ़ा हुआ है, या सीमेंट अल्कलाइन या बेसिक नेचर का हो गया है, जिससे क्या होगा कि सीमेंट के अंदर कोरोजन, यानी सीमेंट के अंदर जो कोरोसिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी जो रेनफोर्समेंट आप इस्तेमाल करोगे उसके कोरोजन में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। ओके। अब ये देखो कैसे हो रहा है। देखो होता क्या है कि जो आयरन है, आयरन में कोरोजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो है आपका ऑक्सीजन और एसिड। तो ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या CaOH होल ट्वाइस है, वो क्या करता है कि सीमेंट के बेसिक नेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी सीमेंट के pH वैल्यू को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी आपने उससे एसिडिटी, एसिडिक प्रॉपर्टी या pH जो कम था उसको आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब ये बेसिक हो गया तो ये क्या करता है, कोरोसिव रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कोरोजन को क्या करता है, रोकता है। कोरोजन होने से ये क्या करता है, रोकता है। तो इस CaOH का जो है एक फायदा भी है कि सीमेंट को क्या करता है, कोरोसिव होने से बचाता है, यानी कोरोसिव रेजिस्टेंट बनाता है। ओके। तो एक बात ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर दो चीजें बनी, एक CSH जेल बना और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोरोजन को रोकता है, ये CSH जेल क्या करता है, ये CSH जेल है जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, जिसको हम कहते हैं थॉम्बोहाइड्राइड जेल या टॉम्बरमोराइड जेल कहा जाता है। ओके। तो ये क्या यानी इस तरह से जो है, जो ये C3S है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ओके। अब आगे देखते हैं कि और क्या बातें हैं इससे रिलेटेड। फिर कह रहा है कि इन रियल टर्म्स इट्स इफेक्ट ऑन हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन C3A। अब इस बात का क्या मतलब है, एक बात मैंने जब C3A पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने ये कहा था कि जो C3A होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सभी बोक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि इन रियल टर्म्स इट्स इफेक्ट ऑन हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन C3A। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल पर्पज से देखेंगे तो जो C3S का इफेक्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन पे, वो C3A की अपेक्षा ज्यादा होता है। देखिए होता क्या है, इसको समझने का एक तरीका यह है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो C3A का जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू C3S। ठीक है, C3S का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो जब C3S की क्वांटिटी ज्यादा है तो कहने का मतलब है कि अगर इसका एक मोल भी कम हीट जनरेट कर रहा होगा C3A की अपेक्षा, तो इसके सारे के सारे परसेंटेज का जो मोल बनेगा, वो जो सारा का सारा कंपाउंड बनेगा, उसका परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए उसका परसेंटेज जब ज्यादा है तो इस C3S के कारण मिला के पूरा जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की अपेक्षा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इस C3S का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, इसको आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल पर्पज के हिसाब से अगर देखें तो इसका इफेक्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन पे ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, C3A की अपेक्षा। C3A से क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि C3A का हमने कहा था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल पर्पज से आपसे पूछा जाए तो किसका हीट इफेक्ट ज्यादा होता है, वो C3S का ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे किसका होता है, वैसे C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है सभी बोक्स कंपाउंड में। ठीक है, और क्यों होता है C3S का इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि C3S की क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी जो है रिलेटेड थी आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, अब हम अगला बोक्स कंपाउंड देखते हैं। अगला बोक्स कंपाउंड है हमारा
C2S, सॉरी, ओके ओके ओके, नहीं नहीं, अभी अभी C3S की कुछ बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं कि C3S में क्या है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, प्रोपोर्शन ऑफ C3S इज इंक्रीज्ड एज इन। अब देखिए, दूसरी बात ये कह रहा है कि जिन भी कंस्ट्रक्शन में, अगर जिन भी कंस्ट्रक्शन में आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए या स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, C3S की वैल्यू को बढ़ा देंगे। C3S की वैल्यू को बढ़ाने से क्या होगा कि उसमें स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो जाएगा। अब ये अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए कहां कहां पे, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन, पेमेंट के कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पेमेंट का कंस्ट्रक्शन जो है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत जल्दी होती है, क्योंकि आपको रोड बनाने हैं, उस रोड पे आपको ट्रैफिक जल्दी चलाना है, तो ट्रैफिक को जल्दी चलने के लिए उसको, उस रोड को स्ट्रेंथ भी क्या करना चाहिए, जल्दी गेन करना चाहिए। दूसरा है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर यानी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जिनका फैब्रिकेशन यानी जिनका निर्माण वर्कशॉप वगैरह में हो रहा हो, जैसे कि आपका रेलवे स्लीपर हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, और आपके जो ब्रिज के गर्डर्स बन के आते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको बनाने के लिए हम वर्कशॉप में ही उनको बनाते हैं। अब जब उनको बनाते हैं तो हमें एक मोल्ड की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, जब उस मोल्ड की जरूरत पड़ती है, मोल्ड की मात्रा क्या होती है, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में क्या होगी, एक सीमित मात्रा में होगी। तो अगर मोल्ड की मात्रा कम है और आपको नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा करने हैं, यानी नंबर ऑफ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बढ़ाने हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो मोल्ड का खाली होना भी जरूरी है, जल्दी खाली होना जरूरी है। तो मोल्ड जल्दी खाली कब करेंगे, जब भी मोल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ जल्दी अगर आ गया, तो वो मोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी खाली हो जाएगा। और जब हमारा मोल्ड जल्दी खाली हो जाएगा तो हमारा कंस्ट्रक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये भी लिखा गया है कि वेयर फॉर्म वर्क्स इज टू बी यूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां पर आपके फॉर्म वर्क्स का इस्तेमाल होता है, जहां पर फॉर्म वर्क्स का इस्तेमाल होता है, और जहां पर इस कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाना, जैसे सपोज दैट आपने स्लैब की कास्टिंग की, तो स्लैब की कास्टिंग करने के लिए, फिर अगले स्लैब की कास्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपको हटाना पड़ेगा। अब वो फ्रेमवर्क आप कब हटाओगे, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। इसलिए देखिए कहा भी जाता है कि लगभग लगभग 14 दिन तक जो है वो फ्रेमवर्क लगाए रखना चाहिए। तो वो फ्रेमवर्क लगाए रखने के पीछे 14 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, क्योंकि जो C3S में स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, विद इन वीक या 2 वीक में हो रहा है। ठीक है, तो वो 2 वीक में क्या होता है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आप वो फॉर्म वर्क क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो अब फॉर्म वर्क की मात्रा भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन को तेजी से करना है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, तो आप चाहोगे कि उसमें क्या हो, स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो। तो जब स्ट्रेंथ डेवलप जल्दी कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C3S की मात्रा को बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, और अगला क्या कर रहा है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जहां पर वेदर क्या है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो जहां पर वेदर ठंडा होता है वहां पे क्या होता है कि हाइड्रेशन जो है वो स्लो हो जाता है, जो सीमेंट का हाइड्रेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो सीमेंट का जब हाइड्रेशन स्लो हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, स्लो गेन करेगा। तो स्ट्रेंथ स्लो गेन करेगा। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कराना है। तो स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कराना है, तो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कौन करता है, आपका जो है स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है C3S। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर कोल्ड वेदर होते हैं वहां पर जो है C3S की मात्रा को इंक्रीज कराते हैं, C3S की मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि C3S कहां 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 इस्तेमाल होगा, जहां पे अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। अर्ली स्ट्रेंथ कहां कहां चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, और कहां पे, जहां पर आपको फ्रेमवर्क का या स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना है, वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर जो है आपको C3S की मात्रा को बढ़ा देनी है। ओके तो ये कुछ यूज थे आपके C3S के, कि C3S का इस्तेमाल कहां पर होगा। ठीक है, अब अगले बुक्स कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अगला बुक्स कंपाउंड है हमारा, सॉरी, चलिए, अगला बुक्स कंपाउंड है हमारा
डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो एब्रीवेशन होगा वो एब्रीवेशन होगा C2S, C2S से इसको डिनोट करेंगे। और डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर इसका हमने देखा तो यहाँ कहते हैं कि 2 मोल है आपके लाइम के और 1 मोल है सिलिका डाई ऑक्साइड का, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 15:35 है। ओके, अब देखिए यहां पर देखेंगे ध्यान से तो C3S के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, C3S के बाद जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो किसका है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का है, ठीक है। ओके, तो अब देखो डाई कैल्शियम सिलिकेट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या इसका क्या पार्टिसिपेशन है स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो कहा जाता है कि अगर आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, क्या चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए या अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जरूरत चाहिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, C2S की मात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ईयर्स और सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इस सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो कह रहा है कि 1 साल लग जाता है इस सीमेंट के हाइड्रेशन में। आप ऐसे समझिए कि इस सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है उसको स्टार्ट होने में या उसको होने में क्या कितना समय लग जाता है, 1 साल का समय लग जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर आप देखें तो सीमेंट का जो हाइड्रेशन है, अगर उसको रॉ लैंग्वेज में कहें तो सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। यानी सीमेंट हमेशा अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ समय के साथ, वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। अब इसका स्ट्रेंथ गेन करने का ही जो टाइम है वो क्या है, 1 ईयर या उससे अधिक, ठीक है। अगर मोटा मोटा कहें तो जो इनफाइनाइट टाइम हम बोल रहे हैं वो इनफाइनाइट टाइम का मतलब अगर अप्रोक्सीमेशन में बात करें तो लगभग 13 साल तक जो है इस सीमेंट का हाइड्रेशन चलता रहता है। और इनफाइनाइट किसी भी टर्म को तब बोला जाता है जब ये इनफाइनाइट शब्द का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर कोई एक पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर की अपेक्षा जो है बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कि कुछ बोक्स के कंपाउंड का जो हाइड्रेशन था वो 24 आवर में यानी 1 दिन में हो जा रहा था। फिर कुछ बोक्स कंपाउंड का जो हाइड्रेशन है वो 7 दिन या 14 दिन में हो रहा था। अब ये कह रहा है कि इसका जो हाइड्रेशन है वो क्या कर रहा है, 1 साल या उसके बाद तक होता है। और कहते हैं कि अगर कहा जाए तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहता है इसका हाइड्रेशन। ओके, तो फिर उसके बाद कह रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसका क्या मतलब है, इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाएगा जिनको बनने में क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है। बनने में ज्यादा समय लगेगा तो आप जो उसको लोड दोगे वो भी लंबे समय बाद दोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद चाहिए होगा, तो ये वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, उन स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर जो है स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट एक लंबे समय बाद हमको होगी। यानी जिनको बनने में हमें क्या होगा, कुछ समय लगेगा या ज्यादा बनने में ज्यादा समय लगेगा, 4, 5, 6 साल, ठीक है। यानी साल भर से ज्यादा का समय अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनने में लग रहा है तो हम वहां क्या करेंगे, वहां C2S का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए देखिए कह रहा है कि कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम, पियर्स, बैराज, ब्रिजेस, इनको बनने में क्या होता है, समय लगता है। जब इनको बनने में समय लगता है तो हमारी स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तभी तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप लोड उसको दोगे। तो यानी कहने का मतलब जहां पर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या लंबे समय बाद स्ट्रेंथ की जरूरत होगी वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम C2S वाले सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी C2S की मात्रा को हम ज्यादा रखेंगे। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट आल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो C2S है, C2S क्या है, एक तरह का इनर्टनेस देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये केमिकल और एसिड के प्रति ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर C2S है, C2S अगर बचा हुआ है तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके पहले के जो सारे कंपाउंड्स थे, यानी और जो सारे कंपाउंड्स है उनकी हाइड्रेशन क्या हो चुकी है,
वो पहले ही हो चुकी, यानी वो रिएक्शन में मौजूद ही नहीं है। तो जब रिएक्शन में वो मौजूद ही नहीं तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो C2S अगर ज्यादा है तो कहने का मतलब है कि इसका हाइड्रेशन होने में समय लगेगा, तो बाकी सारे जो कंपाउंड है वो रिएक्शन कर चुके होंगे, तो C2S क्या बचा रहेगा, तो C2S क्या हो जाएगा कि वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है एसिड या केमिकल के लिए। ओके, ठीक है। तो यानी ये क्या करता है, एक तरह का इनर्टनेस दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी कंपाउंड्स है वो सब क्या कर चुके हैं, पहले ही वो रिएक्शन में आ चुके हैं, वो रिएक्ट कर चुके हैं, तो यानी इसका रिएक्शन बाकी ही नहीं। ओके अब देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ कैसे दे रहा है। ये भी क्या करता है, ये C2S जो है, ये C2S जो है, C2S भी वाटर के साथ हाइड्रेशन करके क्या बनाता है, CSH जेल बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल बनाता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल बनाता है, हाइड्रेटेड जेल बनाता है। यही क्या करता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए या सीमेंटस बनाने के लिए। और ये भी क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कराता है। ठीक है, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी जनरेट करा रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन जनरेट करा रहा है, C3S भी जनरेट करा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये CSH जेल ये भी बनाया, CSH जेल उसने भी बनाया। ठीक, अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने समझा कि अगर हमको अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, C3S इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, C2S का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक बात, जब हम जो है सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि जो सीमेंट के पार्टिसिपेशन, यानी जो सीमेंट प्रदान करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो था आपका लाइम और था आपका सिलिका। और हमने जो है बोला था कि जो मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया और आयरन ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। तो ये मैग्नीशिया और आयरन कैसे स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। हमने चार कॉन्स्टिट्यूएंट या 4 इंग्रेडिएंट पढ़े थे सीमेंट के जो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। उनमें था लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया और आयरन। ये जो मैग्नीशिया और आयरन है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड को फ्यूज कराने का काम करता है आपस में। यानी ये जो मैग्नीशिया आयरन है, ये कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड को क्या करता है, फ्यूज कराता है और बनवाता क्या है, ये C2S या C3S बनवाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नीशिया और आयरन था वो इनडायरेक्ट जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी वो क्या करता है, वो लाइम और सिलिका को फ्यूज कराता है और C3S और C2S का निर्माण कराता है, C3S या C2S को बनवाता है। ओके, तो यानी जो आयरन है और जो मैग्नीशिया है वो इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रदान करता है। डायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रदान कौन करता है, लाइम, इसका एब्रीविएशन है C, और सिलिका S। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं। कैसे इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं, ये लाइम और सिलिका को फ्यूज करा के C3S और C2S बनवाते हैं। ठीक है, ओके। ये बात हमने यहाँ पर मैकेनिज्म इसकी भी देख ली कि लाइम, आयरन और मैग्नीशिया कैसे क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं आपके सीमेंट को। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और हैं इन बुक्स कंपाउंड में, खास करके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था उसमें उससे रिलेटेड कुछ बातों को समझते हैं जो बहुत जरूरी है जानना। ओके, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है,
अब देखिए नोट के फॉर्म में ये सारी चीजें हैं, समझते हैं पहले। जो C2S में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा था और जो C3S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो दोनों में निकल रहा है, C2S में भी निकल रहा है, C3S में भी निकल रहा है। C3S का जब हाइड्रेशन हो रहा है तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, C2S का जब हाइड्रेशन हो रहा है तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। अब बात ये है कि जो C2S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन है वो C3S की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी C2S के हाइड्रेशन से कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है C3S के हाइड्रेशन की अपेक्षा। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, इट हैज बीन फाउंड दैट हाइड्रेशन ऑफ C2S प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली लोअर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन C3S। यानी C3S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम निकलेगी C2S की अपेक्षा, सॉरी C3S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा आएगी C2S की अपेक्षा। ओके, अब इससे देखिए नुकसान क्या है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल है तो जैसे ही वो सीमेंट जो है पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CSH जेल के साथ बना हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, पानी में घुल के वहां से लीच आउट हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब ये वहां से निकल जाएगा तो सीमेंट का क्या हो जाएगा, सीमेंट जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है सीमेंट से, वो कैसा हो जाएगा, वो पोरस हो जाएगा, उसके अंदर पोर्स जनरेट हो जाएंगे, वाइड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जब वाइड्स जनरेट हो जाएंगी तो जब भी आप कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीच आउट होते होते क्या हो जाएगा, पोरस बन जाएगा, और पोरस बन के फाइनली क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि यही क्या कह रहा है, सिंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड लीचेज आउट, ड्रेन आउट, मेकिंग द कंक्रीट पोरस, पर्टिकुलरली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पोरस हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीच आउट होते होते पोरस बना दिया, पोरस होने से क्या हो जाएगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि उस कंपाउंड को ज्यादा इस्तेमाल करना है जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम पैदा हो। तो अगर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप चाहोगे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन है वो क्या हो, कम हो। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन कम करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे C2S इन कंपेरिजन टू C3S। यानी C3S की अपेक्षा आप C2S का इस्तेमाल करेंगे, यानी C2S की मात्रा को आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का हमने एग्जांपल जब देखा था तो C2S को जब देख रहे थे तो वहां हमने लिखा था कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी क्या किससे बनाते हैं, C2S से बनाते हैं। तो C2S से बनाने का रीजन भी क्या है, एक यही रीजन है कि C2S की मात्रा को हम क्या करते हैं, वहां पर ज्यादा रखते हैं। ओके, ठीक है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर पोरस ना हो, ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। क्यों बनी रहे, क्योंकि जो C2S है वो कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कराता है। फिर अब अगला क्या है नुकसान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगला नुकसान ये है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सल्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और ये जो सल्फेट है ये सल्फेट अटैक किस पे करेगा, फिर लाइम और एल्यूमिना पे अटैक करेगा सल्फर का। तो सल्फर अटैक होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अनसाउंडनेस बढ़ेगी, अनसाउंडनेस बढ़ेगा तो स्ट्रक्चर फाइनली क्या करेगा, आपका डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये सल्फेट को लेकर, सल्फेट के साथ मिलकर क्या कर सकता है, सल्फेट अटैक करा सकता है। तो एक नुकसान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये भी होता है। देखिए, जब भी सल्फेट या सल्फर जब भी मिल जाएगा, चाहे वो मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में हो, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में हो, वो क्या करेंगे, वो सल्फर अटैक कराएंगे ही कराएंगे, जैसे उनको लाइम और एल्यूमिना मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से और कैसे नुकसान कर रहा है, ये सल्फेट अटैक या सल्फर अटैक करा के क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ठीक है, यही बात लिखी हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो रिएक्ट्स विद द सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर और सॉइल एंड लीड्स टू द formation of calcium sulfate
विच फर्दर रिड्यूसेस द ड्यूराबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये ड्यूराबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैसे कर रहा है? ड्यू टू अटैक ऑफ सल्फर, ड्यू टू अटैक ऑफ, यानी ये सल्फर अटैक करा के क्या कर रहा है, उसकी ड्यूराबिलिटी को कम कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसका देखिए, आपको जो है इसके दो डिसएडवांटेज मिल गए। पहला ये क्या हो जा रहा है, लीच आउट हो जा रहा है, ये पोरस बना दे रहा है स्ट्रक्चर को, और दूसरा क्या कर रहा है, सल्फर अटैक करा रहा है। अब इसका एक फायदा भी है जो हम अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग, कि ये क्या कर रहा है कि जो सीमेंट का पीएच वैल्यू है, या जो कंक्रीट आप सीमेंट से बना रहे हो, उस सीमेंट को लेके जो आप कंक्रीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके पीएच को क्या कर रहा है, ये बढ़ा देता है। लगभग कहां तक ले आता है, 13 तक, लगभग कहां तक ले आता है, 13 तक ले आता है। जिससे क्या होता है कि उसका कोरोजन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केवल और केवल एक फायदा है। वो फायदा क्या है, वो जो है पीएच वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, सीमेंट जो है कोरोसिव रेजिस्टेंस हो जा रहा है। ओके, तो दो डिसएडवांटेज है, एक एडवांटेज है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हैं, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए आपको जो है C2S की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है इन कंपेरिजन टू C3S। ठीक है, C3S की अपेक्षा C2S की मात्रा ज्यादा रखना पड़ता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये जो लीचिंग होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, वो लीचिंग जो है लगभग 30% तक होती है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ कि हेंस परसेंटेज ऑफ लीचिंग ऑफ CaOH इज 20 to 30% इन OPC। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो हम जो है C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं, C3S की मात्रा को कम रखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो बोक्स कंपाउंड, हमको 4 बोक्स कंपाउंड मिले थे। ठीक है, उनको एक बार समराइज फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो बॉक्स कंपाउंड हमने देखा था, वो पहला बॉक्स कंपाउंड था हमारा पहला बॉक्स कंपाउंड था हमारा जो पहला बॉक्स कंपाउंड था हमने देखा था फर्स्ट बॉक्स कंपाउंड, पहला बॉक्स कंपाउंड था C3A देखा था। दूसरा बॉक्स कंपाउंड देखा था हमने C4AF। तीसरा बॉक्स कंपाउंड देखा हमने C3S, और चौथा बॉक्स कंपाउंड देखा हमने C2S। ठीक है, C3S का रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का रेट ऑफ हाइड्रेशन C3S से ज्यादा होता है। ठीक है, और जो वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो C4AF में ज्यादा होती है। ठीक है, क्विक फ्लैश सेटिंग कौन करवाता है, फ्लैश सेटिंग आपका C3A करवाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का ज्यादा होता है, C3A का कम होता है। सल्फर अटैक सबसे ज्यादा किस पे होता है, सल्फर अटैक सबसे ज्यादा C3A पर होता है। सल्फर अटैक C4AF का कम होता है इन कंपेरिजन टू C3A, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, जो उसको क्या करता है, इनर्ट बना देता है। अब अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट अगर हमको होगी तो हम क्या बढ़ा देंगे, C3S की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अगर हमको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने हैं या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, जहां पर स्ट्रेंथ हमको लेट चाहिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, C2S बढ़ा देंगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, C2S की मात्रा ज्यादा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, वो C2S में कम प्रोड्यूस होता है इन कंपेरिजन टू C3S। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, सीमेंट के पीएच वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, सीमेंट कोरोजिव रेजिस्टेंस हो जा रहा है, यानी जो आप रेनफोर्समेंट इस्तेमाल करेंगे उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी। तो आई होप कि आपको ये बॉक्स कंपाउंड समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।